हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज की हमारी क्लास में। जिस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मेथड ये देखने से पहले हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि सपोज़ आपके पास f(x) और g(x) दो पॉलिनोमियल हैं किसी वेरिएबल x के। तो जब हम इनको एक्सप्रेस करते हैं, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के डिवाइड के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन। जैसे नंबर्स में 2 and 3 नंबर्स होते हैं, तो जब हम 2/3 लिखते हैं तो हम बोलते हैं कि 2/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर्स की जगह पे आपके पास पॉलिनोमियल है, तो जब दो पॉलिनोमियल को डिवीज़न फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं रैशनल फंक्शन, या फिर हम बोलते हैं उसको रैशनल फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे भी कंडीशन होती है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास जो f(x) है उसकी डिग्री ज़्यादा होती है, सम टाइम g(x) की डिग्री ज़्यादा होती है। तो इसके बेसिस पे इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। जैसे फर्स्ट वन है कि अगर आपके पास में f(x) की जो डिग्री है वो लेस देन है डिग्री ऑफ g(x), दैट मीन आपका जो f(x) है, सपोज जैसे ये पॉलिनोमियल हमने लिखा है, इसमें f(x) की जो डिग्री है वो 1 है और g(x) की जो डिग्री है वो 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल ऐसे फ्रैक्शनल फंक्शंस जो हैं जिनमें आपके f(x) की डिग्री जो है वो g(x) की डिग्री से कम होती है, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और इनका सेकेंड जो टाइप है वो है कि अगर इसी में उल्टा हो कि न्यूमरेटर की जो फंक्शन है, न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, तो हम इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अभी इसके बाद कि हम बोल रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है। सो सी द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन: The process of expressing a given rational number f(x) upon g(x) as an algebraic function, sum of the simpler fraction is known as the method of partial fraction। जिसका मीनिंग है, जैसे ये लिखा है x+2/x² + 2x + 7। अगर हम इसको किसी तरीके से एडजस्ट करके कट कर पाते हैं, जैसे इसको हम कुछ ना कुछ करके कैंसिलेशन अगर कर पाए, लेकिन इस केस में कैंसिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे आप जब इम्प्रॉपर को देखेंगे तो इसको हम कुछ ना कुछ टर्म एडजस्ट करके कैंसिल कर पाते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जब डिग्री लेस देन होती है न्यूमरेटर की, तो हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं। जब डिग्री न्यूमरेटर की ग्रेटर होती है तो कुछ कैंसिलेशन करके हम इस टर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास प्रॉपर में न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, ऐसे केस में इसको सिंपली फॉर्म में, क्योंकि हमें मालूम है कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इंटीग्रेशन के कोई भी फॉर्मूले में फिट नहीं होता है। दैट मीन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अलग वे होगा। तो वही वे है कि जब आपके पास f(x) और g(x) इस फॉर्म में हो और इनको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो हम इनको क्या करते हैं, सम ऑफ सिंपलर फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे। कुछ ना कुछ हम कैलकुलेशन करके इनको एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद यही जो टर्म हमें इस तरीके से दिख रही है उनको हम फ्रैक्शंस के एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें जो आंसर मिलेगा, ये जो आंसर कैलकुलेट करने का जो वे होता है, हम उसको बोलते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अभी इसके अलग अलग टाइप्स हैं, तो हम देखते हैं फर्स्ट टाइप कि मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं आज का हमारा पहला टाइप। हमारा फर्स्ट टाइप है कि जब आपके पास में डिनोमिनेटर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि f(x) और g(x) जो है, f(x) ऑब्वियसली हमारा g(x) जो है उसकी डिग्री ग्रेटर दैन वो है f(x). तो ऐसे केसेस में जब आपका f(x) जो है वो इस टाइप का होगा कि सपोज f(x) जो है वो x+1 है और g(x) जो है वो नॉन रिपीटेड है। इसका मतलब डिनोमिनेटर में x-1, x-2 इस टाइप के फंक्शन होंगे। यहाँ पे जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स लिखा है, इसका मतलब ये टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में रिपीट नहीं होगी। तो ऐसा केस जब आपके पास में डिनोमिनेटर के जो फंक्शंस है, जो पॉलिनोमियल है, वो रिपीट नहीं हो रहे हो, वो आएगा हमारा टाइप 1। तो हम पहले देखते हैं कि टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 1 बेस पे, जो है इवैल्यूट इंटीग्रेशन x+3 डिवाइडेड बाय x-1 इंटू x-2 dx।
ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जीटीयू के पेपर्स में, डिप्लोमा में इसमें से एक क्वेश्चन आता है, आइदर टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 में से एक क्वेश्चन हर साल आता है। तो हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और आगे के नेक्स्ट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एडवांस मैथमेटिक्स में आगे भी जब इंटीग्रेशन करेंगे तभी भी हमें इस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने आना चाहिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट वन को हम किस तरीके से करेंगे। अभी अगर आपके पास ये टर्म, मतलब सपोज मुझे इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, तो आप सोचिए कि ये टर्म कैसे मिली होगी। अब जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, मैं बोलूँ कि मेरे पास 2/6 है, तो मुझे ये 2/6 कैसे मिला होगा। तो हो सकता है कि मेरे पास दो टर्म हो, 1/6 प्लस 1/6, तो मुझे ये 2/6 मिला है। या सपोज़ मैं कोई नया लेती हूँ कि सपोज़ 5/6 है, तो 5/6 तो मेरे पास है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 = 2 × 3। तो ये तो एक्चुअली रिपीटेड हो गया, 6 × 1 हो रहा था, तो यहाँ पे 5/6 जो है वो समवेयर 5/2 × 3 से हमें 5/6 मिला था। अभी इसको हम थोड़ा और एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं कि 3/6 प्लस 2/6, दैट मीन मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो मेरा 5/6 है वो दो कोई नंबर रहे होंगे, उनका हमने एलसीएम लिया होगा, एलसीएम लेके जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया होगा तब ये नंबर मिला। तो ये तो नंबर थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये 3/6 और ये 2/6 का एलसीएम लेने से मिला है। लेकिन जब इस केस में हमारे पास पॉलिनोमियल है तो इस 3 और 2 की जगह पे मैं ए और बी भी तो लिख सकती हूँ। तो अब शायद आपको कुछ समझ में आ रहा होगी क्या कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। सो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आप जो एग्जांपल बताया इसका थोड़ा लॉजिक याद रखेंगे और हम इसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सॉल्यूशन, तो हमारे पास में क्वेश्चन है x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2। अब मुझे मालूम है ये टर्म कैसे भी आई हुई होगी, लेकिन ये ऐसे मिली होगी x - 1 प्लस सम x - 2 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 और 2 है तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रही होगी, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, ये 3/6 प्लस 2/6 है, तो इनको ऐड किया तो 5/6 मिला। तो x + 3 अपॉन x - 1 इंटू x - 2, तो ये दो टर्म है, तो इसके तरीके से देखें तो हमें ये ऐसे मिली होगी। तो यहाँ पे क्या रहा होगा a और यहाँ पे क्या रहा होगा b। अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है कि हमने यहाँ पे अगर जैसे ये 5/6 लिखा था तो हमने 5/2 × 3 लिखा था, तो 2 × 3 भी होता है 6, लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 3/6 प्लस 2/6, तो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर सेम रखा है। लेकिन इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 7/8 है। अब ये 7/8 जो है ये हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम अगर हमें लेना हो तो मैं यहाँ पे 4 डिवाइड में लिख सकती हूँ और यहाँ पे 8 डिवाइड में लिख सकती हूँ। अगर 4 और 8 लिखते हैं और तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुछ भी टर्म आएगी, लेकिन मुझे अगर मालूम है तो 2 × 2 और यहाँ पे 3, तो 2 × 2 4, 4 + 3 7, तो ये बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर्स था तो हमने कैलकुलेशन करके डिसाइड कर लिया कि नंबर्स क्या है, लेकिन जब पॉलिनोमियल की टर्न आती है तो हमें नहीं मालूम होता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में जो टर्म है या नंबर्स मिलेंगे वो कैसे नंबर्स मिलेंगे। तो इन जनरल हम इसको लिखेंगे a अपॉन, सिंपली आपको याद रखना है a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकेंड टर्म। अभी इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया a × x - 2 प्लस b × x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2। अब दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + 3 = a × x - 2 प्लस b × x - 1। अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब अब आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे हमारे पास दो अननोन कांस्टेंट है और 1 इक्वेशन है, तो इसका एक ही तरीका होता है, आप एक को 0 बनाओ, दूसरे को कैलकुलेट करो। अब हम इसके बारे में सोचें, ये टर्म 0 कब बनेगी, ये टर्म 0 तब बनेगी जब ये वाला पूरा पार्ट 0 बनेगा। इसका मतलब जब x - 2 = 0 होगा तो a पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट। तो x - 2 0 कब होगा, इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। सेकेंड टाइम x - 1 0 कब होगा,
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जब आपके पास में x की वैल्यू होगी 1। तो आप ये साइड में कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि किसकी वैल्यू क्या होगी और इसके हिसाब से हम पुट कर देंगे। सो सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 मतलब ये पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो अगर हम इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 2 + 3 इज इक्वल टू a 2 - 2 प्लस b 2 - 1। और पैरेलली हम ये वाला भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो पहले हम इसको फिनिश करते हैं। 2 - 2 0 मतलब a इंटू 0 तो ये होल पार्ट हो गया 0 प्लस b 2 - 1 इज़ नथिंग बट 1। 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो 5 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। सिमिलरली नेक्स्ट वन पार्ट में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 3 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू 1 है -2 प्लस b 1 - 1। तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो a 1 - 2 इज -1 और ये हो गया 4 मतलब 4 इज इक्वल टू -a। तो a की वैल्यू कितनी आई -4। सो यहाँ से हमें a की वैल्यू भी मिल गई और b की वैल्यू भी मिल गई। अब अगर हमारे ओरिजिनल फंक्शन में हम इनको सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे, जैसे मैं इसको इक्वेशन स्टार मार्क कर देती हूँ। स्टार इक्वेशन में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये दो, जैसे यहाँ पे था कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ऐसे टर्म मिलेगी a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग, और इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। तो आपको जस्ट इतना ध्यान में रखना है कि ये टर्म 0 कब होगी। तो यहाँ अगर -2 है तो यहाँ +2 लिखना पड़ेगा, यहाँ -1 है तो +1, +1 है तो -1, अपोजिट करके हर बार हम कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर हमारे पास टर्म थी x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमें मिली है -4 डिवाइडेड बाय x - 1 और b की वैल्यू मिली है 5 डिवाइडेड बाय x - 2। अभी ये हम इंटीग्रेट कर रहे थे तो इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। अब हम इन दोनों टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। -4 आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 1 dx प्लस 5 आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x - 2 dx। अभी हमें मालूम है कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x - 1 प्लस 5 log mod x - 2 प्लस c। ये हमारे पास दोनों टर्म का हमने इंटीग्रेट कर लिया है। यहाँ से इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं log x - 1 टू द पावर -4 और ये हो जाएगा log x - 2 टू द पावर 5 मॉडुलस में प्लस c। और बेटर वे अगर हम यहाँ माइनस रखें, इसको यहाँ प्लस रखते हैं कि पावर नेगेटिव ले जाएंगे तो भी चलेगा और अदरवाइज इससे भी चलेगा। तो माइनस में होगा तो हमारे पास में log की प्रॉपर्टी है log a माइनस log b इज इक्वल टू होगा log a बाई b। तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ये हो गया log x - 2 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय x - 1 रेज टू 4 प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2 dx का। ये क्वेश्चन ईजी है, आपको समझ में आया होगा हमने इस तरीके से क्यों सॉल्व किया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारी टर्म जो है वो सम ऑफ दी टर्म्स में कन्वर्ट हुई, जो प्रोडक्ट था वो सम में कन्वर्ट हो गया, ये डिनोमिनेटर में जो प्रोडक्ट था वो सम में कन्वर्ट होते ही हमारा आंसर जो है वो आ गया है। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्म था उस फॉर्म में हमें मिल गया और हमने इसको ईजिली इंटीग्रेट कर लिया। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x - 3 dx। तो इस क्वेश्चन को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू x - 3, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस 3। आप याद रखेंगे यहाँ पे हम हमेशा ऑलवेज प्लस की साइन यूज़ करते हैं, बिकॉज प्लस के साथ आप माइनस मल्टीप्लाई करो या प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई करो कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन आप माइनस रख दोगे तो साइन जो है वो आंसर में एरर आने के चांसेस होते हैं, तो हम यहाँ पे ऑलवेज प्लस रखते हैं। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये कन्वर्ट हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से क्लियर है कि a वाली टर्म कब ज़ीरो होगी, अगर आप x की जगह 3 पुट करोगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, पुट x इज इक्वल टू 3। और अगर आप x की जगह पे x प्लस 1 है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की जगह क्या रखेंगे -1, तो x की जगह -1 अगर हम पुट करेंगे तो b वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 3 a 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 1, तो ये हो रहा है 3 टू द 6, 6 प्लस 3 9, ये पार्ट 0 प्लस 4b, सो b इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 9 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली जब हमने x की जगह -1 रखा तो 2 इंटू -1 प्लस 3 a -1 माइनस 3 प्लस b -1 प्लस 1, तो ये पार्ट हो गया 0 और ये हो गया -4। -2 प्लस 3 इज इक्वल टू हो रहा है +1 -4a, सो a की वैल्यू आ रही है -1/4। सो हमें a भी मिल गया है और b भी मिल गया है। a वी आर गेटिंग -1/4 और b हमें मिल रहा है 9/4। अब हमें इनको पुट करेंगे और देन इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ रही है -1/4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 9/4 अपॉन x माइनस 3 dx। हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, सो ये -1/4 आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 dx प्लस 9/4 आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 3 dx। अब हम इनको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, -1/4 log x प्लस 1 प्लस 9/4 log x माइनस 3 प्लस c। सो ये हो रहा है log नेगेटिव x प्लस 1 टू द पावर 1/4 प्लस log x माइनस 3 टू द पावर 9/4 प्लस c इज इक्वल टू log x माइनस 3 टू द पावर 9/4 अपॉन x प्लस 1 टू द पावर 1/4 प्लस c। तो ये हो गया हमारे गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम जब हमारे पास में पार्शियल क्वेश्चन जो हैं वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में गिवन होते हैं तो हम उनका पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके टर्म को सम ऑफ लीनियर टर्म्स में लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हैं और देन उनको ईजिली इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। अभी आज की क्लास में हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि पार्ट 2 अगर अलग तरीके से हो, जैसे अभी था कि हमारी जो डिनोमिनेटर की टर्म थी वो नॉन लीनियर टर्म थी, नॉन रिपीटेड टर्म थी। अगर रिपीटेड टर्म हो तो हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो तब तक के लिए आप ये टाइप पढ़ के रखिए। थैंक यू।